जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम विद्युत धारा के जो चैप्टर है उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है विभव, जिसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल कहते हैं। क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। यदि हम किसी भी आवेश की जब बात करते हैं, मतलब कोई भी आपके पास एक धनावेश है, मतलब जहाँ जिस स्थान पर यदि विद्युत धारा का निर्माण हो रहा है, जैसे हम बात करें कि जो अलग अलग प्रकार के जो बांध हैं वहाँ पर टरबाइन को रखकर विद्युत धारा का बनाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो मान लो वो हमारे घर से क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है। तो उस स्थान को मान लो कि हमारे घर से दूरी कितनी है, अनंत। ठीक है, तो जब हमसे या हमारे घर से जिस स्थान पर हम रह रहे हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर किसी एकांक धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र तक यदि अपन लेकर आ रहे हैं तो उसके द्वारा किया जाने वाला जो काम होता है वही हमारा क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। वहाँ पर बन रहा है क्या, विद्युत धारा, जिसे अपन बोल रहे हैं एकांक धनावेश, और उसको हम लेकर आ रहे हैं एक विद्युतीय क्षेत्र में, और यहाँ से इसको यहाँ तक लाने में जो भी हमें काम करना पड़ेगा किसी भी एकांक धनावेश को, उन दोनों के अनुपात को हम उसका विद्युतीय विभव कहते हैं। जो कि परिभाषा भी ये लिखी है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे ही हम विद्युतीय विभव कहते हैं। और विद्युतीय विभव को V से दर्शाते हैं अपन। विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसको हम W से बताते हैं, और एकांक धनावेश को हम Q कह देते हैं। तो जो विभव का जो डेफिनेशन बनेगा फॉर्मूले के आधार पे, तो विभव V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, इन दोनों को ही हम क्या कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। यदि हम बात करें इसके एसआई मात्रक की, तो जो काम कार्य होता है इसको नापते हैं अपन किस में, जूल में, और जो आवेश होता है इसको नापते हैं अपन कूलाम में। तो जब कभी भी आपको जूल ऊपर लिखा मिले और कूलाम नीचे मिले तो इसे अपन कहते हैं वोल्ट, VOLT, वोल्ट। तो विद्युतीय विभव का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। एक वोल्ट क्या होता है, एकांक आवेश को विद्युतीय क्षेत्र के बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल काम करना पड़ता है तो हम उसे 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, यदि बात करें कि किसी भी विद्युत के लिए जो विभव का मान होता है उसको हम कौन से उपकरण से नापते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नाम का एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम इस विभव को मापते हैं। एक और बिंदु होता है इसमें कि एक आदर्श जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध हमेशा कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये बात आप याद रखेंगे कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा अनंत होता है। और जब मैंने आपको विद्युत धारा पढ़ाई थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है क्या, एम्पियर, एम्पियर होता है, और उसको नापते हैं अपन अमीटर नामक यंत्र से। तो किसी भी अमीटर यंत्र का जो कि एक आदर्श अमीटर है उसका प्रतिरोध क्या होता है, 0, और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत। ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब आगे इसमें एक नोट लिखा हुआ है जिसमें हम सबसे पहला बिंदु पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है वह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की तरफ होता है, और जो धनावेश होता है जिसे अपन प्रोटॉन कहते हैं ये क्या हो जाएगा आपका, ऋणावेश। तो किसी भी ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, और जो धनावेश होता है जिसे अपन प्रोटॉन कहते हैं उसका प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए आईएमपी है। ठीक है, अगला बिंदु है दूसरा इसमें कि धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी भी एक बिंदु तक लाने में विद्युतीय बल मतलब प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। तो इस स्थिति को हम विद्युतीय विभव धनात्मक कहते हैं, या इस स्थिति में जो विद्युतीय विभव का जो मान होता है वह हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। देखिए दो चीज़ें होती हैं इसमें जो कि हमें इसमें बतानी होती हैं।
क्योंकि एक काम इसमें कैसा होता है, विद्युतीय विभव का ऋणात्मक होता है। बेसिकली मान लो हम किसी एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, कहाँ तक, अपने विद्युतीय क्षेत्र में। और विद्युतीय क्षेत्र में जो हमारे पास पहले से आवेश रखा हुआ है, क्योंकि एक हम क्या करते हैं, न्यूट्रल फेज बनाते हैं अपने विद्युतीय क्षेत्र के अंदर। तो एकांक धनावेश को आप लेकर आ रहे हैं विद्युतीय क्षेत्र से अनंत से हमारे विद्युतीय क्षेत्र में। यदि ये भी प्लस आवेश है तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। तो यहाँ पे ये लिखा है प्रतिकर्षण। तो जब हम किसी धनावेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं अपने विद्युतीय क्षेत्र में, और यदि वहाँ पर प्रतिकर्षण का बल लगता है, तो उस स्थिति में जो विभव होता है वह हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। दूसरी स्थिति क्या बनती है, यदि हम एकांक धनावेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं किसी भी विद्युतीय क्षेत्र में, और यहाँ पर आवेश है हमारे पास ऋणावेश, तो इन दोनों के बीच में जो बल काम करेगा वह क्या होगा, आकर्षण। और इनके बीच में जो बनने वाला जो विभव होगा वह हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक। तो विद्युतीय बल जब आकर्षण प्रकृति का होता है तो विभव का मान ऋणात्मक होता है, और प्रतिकर्षण प्रकृति का होता है तो विद्युतीय विभव का मान धनात्मक होता है। तो ये दोनों बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब आगे है इसमें कि यदि हमारे पास कोई भी चालक पदार्थ है जिसमें कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो किसी भी चालक पदार्थ का जो विभव होता है वह आवेश के समानुपाती उस चालक पदार्थ के आकार की जो त्रिज्या होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती, और जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनके भी क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये दोनों आपस में केवल अनुक्रमानुपाती, बाकी सभी के सभी क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब यदि अपन आवेश को बढ़ाएंगे तो चालक का विभव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और जब चालक का विभव घटेगा तो उसकी त्रिज्या के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जो पदार्थ होगा उसका जो कुचालकता होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कहने का मतलब है यदि ऊपर के मान को बढ़ाएंगे तो ये वाला मान बढ़ेगा, इसको घटाएंगे तो ये वाला मान क्या होगा, घटेगा। यदि इन दोनों में से किसी को भी बढ़ाएंगे तो ये दोनों मान घट जाएंगे, यदि इन दोनों में से किसी को भी कम करेंगे तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये व्युत्क्रम में लिखे हुए। ठीक है। अगला बिंदु दिया है कि किसी भी खोखले चालक पदार्थ को यदि हम आवेशित कर रहे हैं, खोखले चालक पदार्थ से मतलब होता है कि एक ऐसा आकार का आप शेप दें कि जिसके अंदर की चीज़ें कैसी हो जाएं, पूरी की पूरी खोखली। जैसे हम किसी कार की बात करें कि जब कोई व्यक्ति कार के अंदर बैठता है तो कार अंदर से खोखली होती है, बाहर से उस पर आवरण बना होता है। ठीक है। तो खोखले चालक पदार्थ को आवेशित करने के लिए आवेश बाह्य पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाता है, जिससे चालक के खोखले वाले स्थान पर आवेश का मान क्या हो जाता है, शून्य, और उसके अंदर का जो विद्युतीय क्षेत्र होता है वह भी क्या होता है, शून्य। इस चीज़ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी भी आकाशीय बिजली कार के ऊपर गिरती है तो कार के ऊपर वाले पृष्ठ पर मुख्य रूप से आवेश कितना हो जाएगा, शून्य, क्योंकि उसके पूरे बाहरी पृष्ठ पर, इस पूरे बाहर वाले पृष्ठ पे आवेश फैल जाएगा। चूँकि जो कार है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है तो इससे फैल फाल के पूरा का पूरा करंट कहाँ चले जाएगा, धरती में, अर्थ में चला जाएगा। तो इस स्थिति में अंततः जो वो खोखला चालक पदार्थ है उसके अंदर वाले हिस्से में यदि पूछे तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, शून्य। अंदर वाले क्षेत्र में विद्युतीय क्षेत्र भी क्या हो जाएगा, शून्य, जिससे चालक पदार्थ के अंदर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, जिससे चालक के अंदर विभव का मान क्या होता है, समान रहता है। इसका मतलब ये होता है कि यदि आकाशीय बिजली गिरती है तो अंदर जो कोई भी बैठा हुआ है और पूरी तरीके से गाड़ी पैक है तो उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। ठीक है। अब आगे है इसमें शून्य विभव, जिसे हम जीरो पोटेंशियल कहते हैं। क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं कि विद्युतीय विभव को नापने या ज्ञात करने के लिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक विशाल चालक पदार्थ है। यदि उसमें से हम थोड़ा सा विभव ले लें या उसको थोड़ा विभव दे दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वह एक विशाल और अनंत चालक पदार्थ है जिसमें से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो यही स्थिति क्या कहलाती है, हमारी शून्य विभव कहलाती है। हमारी पृथ्वी ही एक शून्य विभव की तरह व्यवहार करती है। ठीक है।
जैसे यदि धनावेशित है पूरी पृथ्वी तो इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, यदि ऋणावेशित है तो क्या कर लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि धन आवेशित है तो पृथ्वी से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जो भी कोई वस्तु है हमारी। ठीक है, ये मान लो पृथ्वी है, और यदि हमारी जो वस्तु है ऋणावेशित है तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ से क्या होंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि इस स्थिति में क्या होगा, इनका प्रतिकर्षण, और इस स्थिति में क्या होगा, इनके अंदर आकर्षण। ठीक है, आगे है इसमें कि किसी भी आवेशित वस्तु, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव आवेश से आवेशित हो, तो उसके विभव को नापने के लिए हम हमेशा पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हैं। ये पॉइंट हमारे लिए आईएमपी है, इस बात को आप इसमें याद रखेंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि जब किसी धनावेश चालक पदार्थ को भू संपर्कित मतलब भूमि से जोड़ा जाता है, जब घर की पूरी अर्थिंग या वायरिंग करवाई जाती है तो एक तार निकाला जाता है जिसको भूमि से जोड़ा जाता है, वही चीज़ क्या कहलाती है, हमारी भू संपर्कित या अर्थिंग कहलाती है। किया जाता है तो पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है वह चालक के धनावेश को निष्फल कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा है, और जब ऋणावेशित चालक को भू संपर्कित किया जाता है तो ऋणावेशित चालक पदार्थ के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। दो चीज़ें होती हैं, यदि हम किसी धनावेश चालक पदार्थ को करते हैं मतलब पॉजिटिव वाले को करते हैं तो वह क्या होते हैं, पृथ्वी से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन धनावेश के इसको क्या कर देते हैं, निष्फल, क्योंकि प्लस और माइनस आपस में जुड़ के क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी एक बहुत बड़ा विशाल चालक पदार्थ है। इसलिए यदि हम किसी धन आवेश चालक पदार्थ को भू संपर्कित करेंगे तो उस केस में उसको निष्फल कर देता है, और यदि हम ऋण वाले को करते हैं तो उस कंडीशन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण वाले वो पृथ्वी के अंदर चले जाते हैं। तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखनी है। अब आगे है इसमें 1 वोल्ट। 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, यदि हम 1 कूलाम आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में यदि आपको 1 जूल काम करना पड़े, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपको पढ़ाया था कि जो 1 वोल्ट का वैल्यू होता है वह कितना होता है, 1 जूल बटे 1 कूलाम के बराबर होता है। तो अनंत से यदि आप 1 कूलाम आवेश लेकर आ रहे हैं किसी विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक और आपको केवल 1 जूल काम करना पड़े तो इन दोनों के अनुपात को ही आप क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। ठीक है, वोल्ट का जो नामकरण पड़ा है वह एलेसैंड्रो वोल्टा नाम के वैज्ञानिक के आधार पर पड़ा है, क्योंकि इन्हीं वैज्ञानिक ने हमें वोल्ट की परिभाषा या विभव की परिभाषा बताई थी। तो इन्हीं के नाम का जो सम्मान है, जो पीछे वाला भाग है, उन्हीं के सम्मान में हम विभव का जो एसआई मात्रक होता है वह क्या पढ़ते हैं, वोल्ट पढ़ते हैं, और यह एक इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला बिंदु है वोल्ट मीटर, जो कि एक प्रकार का यंत्र है। यदि बात करें हम इसके इन्वेंटर की, आविष्कारक की, तो हैंस ऑरेस्टेड नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस यंत्र का निर्माण किया था। तो किसी भी विद्युतीय परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, और यह परिपथ समांतर क्रम में जुड़ा होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए थोड़ी एक चीज़ और यहाँ पर नहीं निकल के आई है कि जब भी हम किसी विद्युतीय परिपथ की बात करते हैं, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये कोई बल्ब लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर ये लगी हुई है बैटरी, और यदि हमें इसमें क्या जोड़ना है, वोल्ट मीटर को जोड़ना है, तो किसी भी विद्युतीय परिपथ में वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यदि यहीं पे अपन बात करते अमीटर को जोड़ने की, तो किसी भी विद्युतीय परिपथ में अमीटर को जोड़ने के लिए हम श्रेणी क्रम का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों बातें भी आपको इसमें याद रखनी है। ठीक है, आईएमपी हैं दोनों की दोनों। आगे है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा कितना होता है, अनंत होता है, और विद्युत धारा का मान कितना होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो ये इतनी बातें हमें विभव के संदर्भ में याद रखनी है। अब आगे हैं इसमें प्रतिरोध, जिसे आप क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई चालक पदार्थ है
जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक पदार्थ में आने वाली जो रुकावट होती है, जिससे वो चालक पदार्थ क्या हो जाता है, फॉल्ट होकर टूट जाता है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में आने वाले अवरोध या रुकावट को हम उसका प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध में हमेशा ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसे अपन बोलते हैं ऊर्जा की कमी होना। ठीक है। प्रतिरोध का जो मान होता है, जैसे मान लो ये हमारे पास एक तार है जो कि बेलनाकार आकार में बना हुआ है, क्योंकि ऐसे ही बने होते हैं। ठीक है। तो किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है, उस चालक पदार्थ की जो लंबाई होती है उसके अनुक्रमानुपाती, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर मैंने एक शब्द बोला है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा पनीर का टुकड़ा, ये हमारे पास एक पनीर का टुकड़ा है जो कि इस शेप में रखा हुआ है। यदि आप इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे, तो कट करने के बाद में जो ये भाग बचेगा हमारा इतना इतना, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को ही हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह उस चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोनों बातों को। इसमें तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध का मान भी उतना ही होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है। और तार जितना मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करने के लिए वो मोटा शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो ये रिलेशन है जो कि आपको इसमें याद रखना है। आगे है, किसी भी प्रतिरोध को मापने के लिए हम व्हीट स्टोन सेतु तथा पोस्ट ऑफिस बॉक्स ये दो क्या है, हमारे उपकरण हैं, और इन दोनों उपकरण की सहायता से हम प्रतिरोध को नापते हैं। अब ये तीन चीज़ें हो गई हमारी पूरी विद्युत धारा में। सबसे पहले हो गया विद्युत धारा, जिसे नापते हैं अपन अमीटर से। दूसरा हो गया विभव, जिसको नापते हैं वोल्ट मीटर से। और तीसरा हो गया प्रतिरोध, जिसे हम नापते हैं व्हीट स्टोन सेतु से या फिर पोस्ट ऑफिस बॉक्स से। ठीक है। अगला बिंदु दिया है कि जो प्रतिरोध होता है वह धातु और मिश्र धातु को ताप बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। कहने का मतलब है, यदि हमारे पास कोई तार है जो कि धातु या मिश्र धातु का बना हुआ है, तो उसका प्रतिरोध बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यदि हमारे पास कोई विद्युत अपघट्ट है, मतलब कोई जलीय विलयन है, जैसे जो बैटरी के सेल होते हैं वो एसिड में डूबे होते हैं, तो वो कहलाएगा हमारा विद्युतीय अपघट्ट। तो विद्युतीय अपघट्यों में प्रतिरोध को बढ़ाने पर उनके अंदर का तापमान क्या होता है, कम होता है, और इनका तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये बात भी आपको इसमें याद रखना है, आईएमपी बना के आप इसे लिख लीजिए। ठीक है। अगला बिंदु है इसमें कि किसी भी प्रतिरोध को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो श्रेणी क्रम में यदि हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के मान में क्या आती है, वृद्धि आती है। और यदि हम किसी भी विद्युतीय परिपथ में समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के मान में क्या आती है, कमी आती है। बेसिकली ये हमारा कहलाता है श्रेणी क्रम। तो इसमें जोड़ेंगे तो मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ये वाला क्या होता है हमारा, समांतर, एक दूसरे के। तो ये वाला श्रेणी है और ये वाला समांतर है, तो इसमें प्रतिरोध का मान घटता है और इसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ठीक है। आगे हेडिंग है इसमें विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे आप कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होता है ये, तो किसी भी चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ऊपर जो हम प्रतिरोध की परिभाषा पढ़कर आए थे कि किसी भी चालक पदार्थ का यदि जो लंबाई है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, कौन, प्रतिरोध। तो वही स्थिति
हमारी विशिष्ट प्रतिरोध में बनती है। तो ये जो स्थिति थी वो हम ऊपर पढ़ कर आए थे। अब इसी को जब आगे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको आप हटाएंगे तो एक नया सिंबल आएगा जिसे अपन बोलते हैं रो, और रो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, और रो का जब आप मान निकालेंगे तो वही हमारा क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए आर जो है समानुपाती है तार की लंबाई के, आर व्युत्क्रमानुपाती है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यहाँ से ये साइन हटेगा तो ये नया साइन आएगा जिसे अपन बोल रहे हैं रो, और ये रो जो लिखा है यही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। अब रो को वैल्यू आपको निकाल तो ये ए जाएगा इस तरफ और एल कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। तो फाइनली मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है, रो बराबर क्या है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बराबर क्या होता है प्रतिरोध गुणा क्षेत्रफल बटे लंबाई। ठीक है, आगे लिखा है कि प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध दोनों चीज़ों की बात कर रहा है। इन दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वह ओम इंटू मीटर होता है। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे, आपके लिए आईएमपी है। बेसिकली तो क्या होता है कि जो प्रतिरोध अकेला होता है उसका एसआई मात्रक होता है ओम, और जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसका हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। दूसरा है यदि प्रतिरोध चालक पदार्थ की लंबाई, क्षेत्रफल और तापमान पर, ये तीन चीज़ें हैं, तो इन तीनों चीज़ों पर ये क्या करेगा, निर्भर करेगा। कार्बन का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान केवल क्या होता है, कम होता है, बाकी सब चीज़ों में ये उल्टा होता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। आगे हैं इसमें दो हेडिंग और लिखिए, एक लिखा है इसमें विशिष्ट चालकता और दूसरे हेडिंग के बारे में बोल रहा है वो विद्युत चालकता। तो दोनों में कुछ ज़्यादा विशेष अंतर नहीं है। हम पीछे दो चीज़ें पढ़ के आए, एक प्रतिरोध और एक विशिष्ट प्रतिरोध। यदि हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं मतलब 1/R लिखते हैं प्रतिरोध, तो उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चालकता कहते हैं, और इसे दर्शाते हैं अपन जी से। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विद्युत चालकता कहते हैं, और यदि हम जो विशिष्ट प्रतिरोध है यदि उसका हम क्या करें, व्युत्क्रम करें, तो हम उसे क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं और इसे हम जी से दर्शाते हैं। तो एक बार और आप इस बात को अच्छे से सुन लीजिए, यदि हम प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं तो उसे हम विद्युत चालकता कहते हैं, इसे हम कैपिटल जी से दर्शाते हैं। यदि हम विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम करते हैं तो उसे हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसे हम सिग्मा से दर्शाते हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। यदि हम बात करें विशिष्ट चालकता की तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वह ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स या सीमेन या फिर मीटर इनवर्स होता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। देखिए जब कभी भी आपको ऐसा मिल जाए ओम इनवर्स, तो इसी स्थिति को कहा जाता है सीमेन। तो ये नाम है, आपको इसमें याद रखना है। तो विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स या फिर सीमेन या मीटर इनवर्स होता है, जबकि इसका केवल क्या होता है, सीमेन। सीमेन क्यों होगा, क्योंकि ये प्रतिरोध है, प्रतिरोध को अपन कहाँ से नाप रहे हैं, ओम से। तो ओम इनवर्स यदि पूछा जाए तो ये विद्युत चालकता का क्या हो जाएगा, एसआई मात्रक। और अभी मैंने आपको बताया है कि ओम इनवर्स का मतलब होता है सीमेन। ठीक है, आगे है इसमें कि जो प्रतिरोधकता होती है किसी भी चालक पदार्थ की, वह हमेशा उसके मटेरियल के प्रकार पर, तापमान पर, उसकी लंबाई पर, उसकी क्षेत्रफल पर और उसके ज्यामितीय आकार पर क्या होती है, निर्भर करती है। तो ये इतनी बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब आगे हेडिंग है इसमें प्रतिरोधों का संयोजन, जिसे अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो किसी भी विद्युतीय परिपथ के अंदर हम प्रतिरोध को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं, और संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, प्रतिरोधों को जोड़ना संयोजन कहलाता है। ठीक है, एक हमारा इसमें क्रम होता है श्रेणी क्रम, जिसे आप सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और दूसरा होता है इसमें समांतर क्रम, जिसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ऐसा संयोजन जिसमें जो हमारे प्रतिरोध हैं
वह लगातार एक के बाद जुड़े होते हैं, इस प्रकार से, जैसा कि ये डायग्राम में लिखा हुआ है। जिसमें से ये पहला वाला जो प्रतिरोध है इसका रेजिस्टेंस मान लो कितना है R1, दूसरे वाले का क्या है R2, तीसरे वाले का R3, R4, R5 और ऐसे करके बहुत सारे प्रतिरोध हमारे जुड़े हुए हैं। तो इस पूरे विद्युतीय परिपथ का यदि आपको कुल R निकालना है तो इस श्रेणी क्रम में सभी के सभी प्रतिरोध आपस में क्या हो जाते हैं, लगातार जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसमें एक बात और आप इसमें याद रखेंगे कि जितना भी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ा गया है उनमें जो विभव होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बात को आप याद रखेंगे, IMP है हमारे लिए। लेकिन जो विद्युत धारा होती है उसका मान क्या होता है, समान होता है। जब हम दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो प्रतिरोध हैं उनकी विद्युत धारा का मान समान होता है और विभव का मान अलग अलग होता है। और R इक्विवेलेंट निकालना है आपको, R कुल, तो R1, R2, R3, R4, R5 और ऐसे बहुत सारे जितने भी हमारे पास प्रतिरोध हैं श्रेणी क्रम में सभी के सभी आपस में आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा इसमें समांतर क्रम। तो ऐसा संयोजन जिसमें प्रतिरोध एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जो विद्युत धारा होती है वह तो क्या होती है, अलग अलग होती है। ऊपर वाले में विद्युत धारा सेम थी, तो जब भी हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उन प्रतिरोधों की विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन उनके अंदर का जो विभव होता है, वोल्टेज, वह क्या होता है, एक समान होता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। यदि मान लो किसी विद्युतीय परिपथ में 3 प्रतिरोध जुड़े हैं तो उनका जो R का मान होगा वह 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस ऐसे जितने जोड़े हैं सभी को आपस में जोड़ देंगे तो उस प्रतिरोध में लगे हुए या उस विद्युतीय परिपथ में लगे हुए जितने भी प्रतिरोध हैं उनका R का मान टोटल निकल आएगा। ठीक है, एक प्रश्न की सहायता से हम इसको समझते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि किसी विद्युतीय परिपथ में 1 ओम, 2 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध लिखे हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये दो तरीके से जुड़े हैं। एक हमारे पास दो विद्युतीय परिपथ हैं जिसमें से पहला वाला कैसा जुड़ा है, हमारा श्रेणी क्रम में, और दूसरा वाला किस में जुड़ा है, हमारा समांतर क्रम में। तो श्रेणी क्रम का तो सिंपल सा फार्मूला होता है कि जितने भी प्रतिरोध हैं सबको उठा के आप आपस में जोड़ दो। तो ऐसी स्थिति में कितना हो जाएगा, पूरे परिपथ का प्रतिरोध 8 ओम। लेकिन इस वाले में क्या होता है, अपॉन में लिखना होता है, तो 1/1, 1/2, 1/5। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो। ये 5 ऊपर जाएगा, 2 इधर आएगा, 5 दूनी 10, तो ये वैल्यू आएगी 7/10। अभी इसमें एक और हमको जोड़ना है, तो 10 इधर आएगा, कितना आएगा 17/10, और ये वैल्यू किसके बराबर चल रही है, 1/R इक्विवेलेंट के। तो R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 10/17 ओम। तो जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जुड़वाए तो आपको इस तरीके से निकालना होगा, और जब श्रेणी क्रम में लिखवाए तो आपको सीधे सीधे उनको जोड़ देना होगा। ठीक है, आगे है इसमें कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। तो तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, किसके अंदर, धातु और मिश्र धातुओं में। परंतु कुछ अर्धचालकों जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम और कार्बन की प्रतिरोधकता का मान में ताप को बढ़ाने पर क्या हो जाता है, प्रतिरोध घट जाता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखना है। दूसरा है कि श्रेणी क्रम में यदि हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो प्रतिरोध के मान में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और यदि हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को तो प्रतिरोध के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है, सबसे कम प्रतिरोध किस में होता है, तो चांदी में। चांदी में ना के बराबर होता है प्रतिरोध। ठीक है, उससे ज़्यादा किस में होता है, कॉपर में, उसके बाद एल्यूमिनियम में, ये ऑर्डर मैंने लिख रखा है। तो सबसे कम होता है क्वार्ट्ज में, सबसे ज़्यादा होता है क्वार्ट्ज में, और सबसे कम किस में होता है, चांदी में।
किसका मान बता रहे हैं? ये प्रतिरोध का, क्योंकि चांदी की यदि हम घर में वायरिंग करवा दें तो कभी भी उसमें फॉल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसमें प्रतिरोध का मान 0 होता है। ठीक है, आगे है कि घरों में लगे होने वाली जो लाइट की फिटिंग होती है वह समांतर क्रम में होती है, लेकिन जो स्विच लगे होते हैं घर के बोर्ड में, जो हमारा रेगुलेटर होता है पंखे को स्लो और तेज करने के लिए, वो सभी के सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो दो बातें याद रखेंगे आप इसमें, जो हमारा लाइट फिटिंग का सर्किट होता है वो हमारा सीरीज में जुड़ा होता है, और घर की जो वायरिंग होती है वो समांतर क्रम में जुड़ी होती है। अब आगे है इसमें ओम का नियम। तो ओम का नियम किसने दिया था? तो जर्मनी के एक भौतिक विज्ञान थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक वैज्ञानिक ने हमें ओम के नियम के बारे में बताया था। तो इन्होंने क्या किया, एक नियत तापमान पर किसी चालक पदार्थ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा होती है उसके सिरों पर विभवांतर को नापा, तो वो विभवांतर उसके क्या निकला? समानुपाती। अतः हम एक लाइन में यदि इसको पढ़ें तो ओम का जो नियम होता है वह विभव और विद्युत धारा एक दूसरे के क्या होती हैं? समानुपाती होती है। तो जब v को आप में और इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन हटेगा तो बीच में क्या लग जाएगा? r क्या हो जाएगा? हमारा प्रतिरोध। तो ओम का नियम हमें विद्युतीय विभव, प्रतिरोध और विद्युतीय धारा के मध्य में संबंध स्थापित करवाता है। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है। आगे इसमें बिंदु लिखा है कि यदि R का मान हम दोगुना कर दें तो उस केस में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा है यदि विद्युतीय धारा के मान में वृद्धि की जाती है तो V का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि ये समानुपात में है, और R का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये बातें भी आपको इसमें याद रखनी होती हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें ओमीय प्रतिरोध। सामान्यतः जो ओमीय प्रतिरोध होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं ओम के नियम के अनुसार, एक ओमीय एक अनोमीय। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन कर रहे हैं, जैसे जिनमें V और I के मध्य में जो संबंध होता है वह एक सीधी सरल रेखा के रूप में दर्शाता है। मतलब ये V और I एक ऐसे बता रहे हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं? ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ये तीन नाम आपको इसमें याद रखने हैं। दूसरा इसमें प्रतिरोध है अनओमीय प्रतिरोध। तो ऐसे प्रतिरोध जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं उन्हें हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं, बल्कि जो चाइल्ड लैंगम्यूर के नियम का पालन करते हैं। तो ये एक दूसरा नियम है जो कि ओम के नियम के विपरीत होता है, और इसमें डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर और थर्मिस्टर आते हैं। उसमें क्या कहते हैं? मैग्नीज, कॉपर और एल्यूमिनियम। तो इसमें ये 3 या 4 नाम आपको याद रखना है। आगे एक नोट लिखा हुआ है कि सभी चालक पदार्थ या सभी कुचालक पदार्थ ओमीय प्रतिरोध होते हैं, और जबकि सभी के सभी अर्धचालक पदार्थ अनओमीय प्रतिरोध होते हैं। तो पीछे मैंने आपको चालक पदार्थ मतलब सुचालक भी पढ़ाया है और अचालक पदार्थ कुचालक पढ़ाए। तो इन दोनों में ओमीय प्रतिरोध काम करता है और अर्धचालक में केवल अनओमीय प्रतिरोध काम करते हैं। ठीक है, अब आगे है इसमें कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है चालक पदार्थ की प्रकृति। तो किसी भी चालक पदार्थ का प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस चालक पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये हो गया इसका पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु है कि चालक पदार्थ के ताप में वृद्धि करने पर चालक पदार्थ में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जबकि मिश्र धातुओं में तापमान को बढ़ाने पर प्रतिरोध के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, और अर्धचालकों में तापमान को बढ़ाने पर भी प्रतिरोध के मान में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो 3 बातें हैं इसमें तापमान को लेकर। तापमान को बढ़ाने पर चालक पदार्थों की जो प्रतिरोधकता होती है या प्रतिरोध होता है वह बढ़ जाता है, मिश्र धातुओं में घट जाता है,
और अर्धचालकों में भी घट जाता है। ठीक है, अब आगे इसमें दिया है हमें विद्युत धारिता के बारे में, जिसे अपन कैपेसिटेंस कहते हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ के विभव में यदि हम एकांक वृद्धि करते हैं, तो एकांक वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की जो मात्रा होती है उसे ही हम उस विद्युत की धारिता कहते हैं। धारिता का मतलब होता है धारण करने की क्षमता, कि वो कितने विद्युत धारा को अपने अंदर एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे मान लो कोई सेल है हमारे पास, यदि हम उसके विभव को बढ़ा रहे हैं और विभव को बढ़ाने पर यदि आवेश की मात्रा बढ़ जाए तो वही उसकी क्या कहलाती है, विद्युत धारिता कहलाती है। ठीक है, विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश की मात्रा बटे क्या हो जाएगा, हमारा विभव। इन दोनों का अनुपात हमारा विद्युत धारा कहलाता है, विद्युत धारिता कहलाता है। आगे है, यदि एक चालक पदार्थ के निकट हम दूसरा चालक पदार्थ रखते हैं तो विभव का मान कम हो जाता है और उसकी जो धारिता होती है उसके मान में क्या आ जाती है, वृद्धि हो जाती है। आईएमपी पॉइंट है, आप इसको याद रखेंगे। दूसरा है इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊपर यदि हम बात करें, ये लिखा है हमारा आवेश, आवेश को नापते हैं अपन कूलाम में, विभव को नापते हैं अपन वोल्ट में। तो जब कभी भी वोल्ट लिखा हो नीचे और कूलाम कहाँ लिखा ऊपर, तो इसको हम एक साथ क्या कहते हैं, फैराड कहते हैं। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आंसर आप क्या लिखेंगे, फैराड, जो कि एक बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए इसे माइक्रो फैराड के रूप में लिखते हैं। माइक्रो फैराड होता है 10⁻⁶ फैराड के बराबर। ठीक है, एक अन्य मान भी होता है, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि जो फैराड होता है बहुत बड़ा मान होता है, क्योंकि इसमें एक फैराडे में लगभग 96,500 कूलाम क्या होता है, आवेश होता है। एग्जैक्ट वैल्यू ये होती है 96,485.33 कूलाम, लेकिन इसी को लगभग अपन 96,500 कूलाम पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसी में आगे है कि जो धारिता होती है वह सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर होती है। मतलब सतह का क्षेत्रफल यदि अपन बढ़ा दें तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यदि ये वाला मान अपन कम कर दें तो विद्युत की जो धारिता है उसके मान में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। तो किसी भी चालक पदार्थ की विद्युत धारिता उसकी सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। आगे यदि हम क्या करें, चालक पदार्थ का माध्यम वायु या निर्वात कर दें तो उसकी धारिता के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अतः विद्युत धारिता चारों ओर के माध्यम पर भी निर्भर करती है। तो ये 2 पॉइंट हैं जो कि आपको इसमें याद रखने हैं। ठीक है, अगला हेडिंग है इसमें विद्युतीय सेल। तो विद्युतीय सेल विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के सिद्धांत पर क्या होता है, काम करता है। मतलब एक ऐसी युक्ति जिसमें हम विद्युत धारा को कुछ समय के लिए संग्रहित करते हैं, जिसमें उसका ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक रूप में होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं, विद्युतीय सेल कहते हैं। तो किसी भी विद्युतीय सेल के अंदर धातु की 2 छड़ों का प्रयोग करते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। यह सामान्यतः धनावेश और ऋणावेश के नाम से जाने जाते हैं। ऐसी छड़ जो कि धनावेश होती है उसे हम एनोड कहते हैं, और ऐसी छड़ जो ऋणावेश होती है उसे अपन कैथोड कहते हैं। तो किसी भी विद्युतीय सेल में कुल कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। एनोड मतलब पॉजिटिव वाला, कैथोड मतलब माइनस वाला। ठीक है, आगे है, यह छड़ें विभिन्न प्रकार के रसायन के विलयों में डूबी हुई रहती हैं, जिसे अपन विद्युत अपघट्य कहते हैं। ठीक है, और सेल सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा प्राथमिक सेल और दूसरा है हमारा द्वितीयक सेल। ऐसा सेल जिसमें एक बार यदि हम रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित कर दें तो उससे हमें विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन जो बार बार उपयोग में नहीं लाए जाते, मतलब जिनके अंदर की रासायनिक अभिक्रिया अणु उत्क्रमणीय होती है और जिनके अंदर यदि रासायनिक अभिक्रिया का मान उत्क्रमणीय होता है, जिन्हें बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारे द्वितीयक सेल। और जिन्हें एक ही बार उपयोग कर पाते हैं वो हमारे कहलाते हैं प्राथमिक सेल। ठीक है, तो प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अंदर
होने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाएं अणु उत्क्रमणीय होती हैं, मतलब एक ही दिशा में होती हैं, तथा उपयोग के बाद में ये सेल क्या हो जाता है, खराब। मतलब एक ही बार हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके उदाहरण ही आपको याद रखना है, क्योंकि यही एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है हमारा वोल्टीय सेल, दूसरा इसमें दिया है लैक्लांसे सेल, तो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तीसरा है बुन्सल सेल, चौथा इसमें नाम लिखा है डैनियल सेल, नेक्स्ट है इसमें ब्राइकोमेट सेल, नेक्स्ट है इसमें शुष्क सेल इत्यादि। और यदि टॉर्च में पूछें कि टॉर्च में कौन सा सेल यूज़ करते हैं घड़ी में, तो आंसर हो जाएगा शुष्क सेल। तो जितने भी मैंने ये नाम बोले हैं, ये सारे के सारे हमारे प्राथमिक सेल के क्या हैं, उदाहरण हैं। तो ये बात आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। दूसरे सेल की यदि हम बात करें, तो ऐसा सेल जिसमें पहले विद्युतीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, क्योंकि पहले इन्हें चार्ज करना होता है, उसके बाद जब चार्ज हो गए तो रासायनिक ऊर्जा फिर से विद्युतीय ऊर्जा में क्या हो जाती है, परिवर्तित। और ये क्रम लगातार चलता रहता है। लाइट से आप इसको चार्ज कीजिए, केमिकल यूज़ कीजिए, बाद में डिस्चार्ज हो जाएगा, फिर चार्ज हो जाएगा। तो जिन्हें बार बार आप यूज़ कर सकते हो, जो रिचार्जेबल होते हैं, वही सभी क्या कहलाते हैं, हमारे द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल के अंदर हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जिसे हम दोनों दिशाओं की अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे है, ये बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, और इनका उपयोग अपन क्या करते हैं, मोटर कार के अंदर, ट्रकों में, ट्रैक्टरों को स्टार्ट करने के लिए, और उसके अंदर विद्युत धारा की सप्लाई करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के सेल आते हैं, सीसा संचायक सेल, जिसमें पीबी और पीबीओ2 की दो अलग अलग क्षणों का प्रयोग करते हैं। तो सीसा संचायक सेल एक प्रकार का द्वितीयक सेल है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल याद रखेंगे अपन, निकिल कैडमियम सेल, या इसी का नाम होता है नी फे सेल, निकिल और आयरन। तो ये दो जो मैंने नाम लिखे, ये दोनों के दोनों हमारे द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं, ठीक है। एक बिंदु और आप इसमें याद रखेंगे कि यदि हम किसी भी सेल के अंदर विद्युत का लेपन कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जिस धातु का हमें लेपन करना होता है, वह किसकी बनी होती है, एनोड की, मतलब प्लस वाले की। और जिस धातु पे करना होता है, वह काय की बनी होती है, कैथोड की। इस चीज़ को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि हमारे घर में घड़ी का सेल आता है, उसको, जो कि एवररेडी या किसी भी कंपनी का हो, तो उसके ऊपर जो कोटिंग आप देखते हैं, वो क्या है, लेपन है उसके ऊपर। तो वो लेपन क्या होता है, एनोड होता है। तो हमेशा एनोड का लेपन किया जाता है, किसके ऊपर करते हैं, कैथोड के ऊपर। तो ये ठीक है। तो इतनी बातें आपको इसमें याद रखना है। आपका ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। अब केवल आपका इसमें बचा हुआ है क्या, चुंबक बचा है, और एक दो चैप्टर और बचे हैं, जो कि मैं आपको 1 या 2 दिन में कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।